हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्राचीन वाली सेल जो सबसे प्राचीन आई थी, सबसे पहले जो आई थी ना सेल, उसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहली लेक्चर्स में जो 4 लेक्चर जो हुए थे स्टार्टिंग के, उसमें हमने क्या पढ़ा है, उसकी जो वीडियो है वो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, अब मैं इसको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उसको समझा दूं पहले, फिर पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता होगा ना तो समझ में आएगा। देखो, पढ़ाने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं वगैरह वगैरह। फिर इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो उसके एग्जाम्पल में आएगा बैक्टीरिया। देखो, बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का मेन एग्जाम्पल और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो बैक्टीरिया है। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम स्विच करेंगे डायरेक्ट बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पर। क्यों? क्योंकि अगर हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख लिया तो हम प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, है ना। क्योंकि बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हमने बैक्टीरिया को अच्छे से पढ़ लिया, स्ट्रक्चर देख लिया उसका बेसिक, तो हम प्रोकैरियोटिक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर समझ जाएंगे। समझ में आया? फिर हम क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में प्रोकैरियोटिक सेल से बेसिक बेसिक पॉइंट दिए हुए हैं जो पैराग्राफ के रूप में है, उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेंगे। तो ये तरीका होगा मेरा पढ़ाने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं बैक्टीरिया का, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल का। वैसे बैक्टीरिया बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इधर ध्यान से देखना। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल को डिफाइन किस तरीके से करूंगा मैं। देखो, जो प्रोकैरियोटिक शब्द है ना, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है प्रो, ठीक है, प्रो प्लेयर जो होता है प्रो, और एक कैरियोटिक, कैरियन, ये कैरियन से आया है। कैरियोटिक जो होता है ना, वो कैरियन से आया है, कैरियन। ठीक है, अब इनका बारी बारी मतलब समझते हैं। प्रो का मतलब क्या है और कैरियन का मतलब क्या है। प्रो का मतलब है प्रीमिटिव, ठीक है। और कैरियन का मतलब है मेरे भाई न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक नाभिक जो सेल में होता है। तो वो सेल्स जिसमें प्रीमिटिव न्यूक्लियस होता है। अब प्रीमिटिव का मतलब क्या है? प्रीमिटिव का मतलब है प्राचीन, एंशिएंट, जो पुराने होते हैं, प्राचीन। ठीक है, इसको मैं बायोलॉजी की भाषा में लिख दूं, ठीक है, ऐसे सही नहीं रहेगा। ठीक है, बायोलॉजी की भाषा में लिखते हैं। प्रीमिटिव का मतलब है इस सेल के रेस्पेक्ट में कि इसमें नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो लिख देंगे नो वेल डिफाइंड, क्या? नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ध्यान से देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिसमें नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। अब आप कहोगे कि नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब यह होता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन का पाया जाना, और अगर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही तो कह देंगे नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बात सीधी सादी है। ठीक है, तो प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, और उसको ही बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में कि नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, और प्राचीन, इसका मतलब होता है प्राचीन, पुराना। अब इसको प्राचीन क्यों बोलते हैं ये बताता हूं। देखो, नेचर में जो सेल आई थी ना, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आई थी नेचर में, यानी कि एवोल्यूशन के एस्पेक्ट से देखें तो पृथ्वी पर सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल पाई गई थी। प्रोकैरियोटिक सेल से ही इवॉल्व हुई थी यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यू कैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि सच्चा। तो वो सेल जो सच्ची होती है, आप सच्ची क्या मतलब, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और जिनमें नहीं पाया जाता वो प्रोकैरियोटिक सेल। आया समझ में? प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, यानी कि प्राचीन, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो सेल जिसमें नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया नहीं जाता न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है? जो न्यूक्लियस को लैक करती हैं। मैं एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिख दूं इंट्रोडक्शन के तौर पर। ठीक है, 2-3 पॉइंट इंट्रोडक्शन में देखेंगे, उसके बाद बैक्टीरिया पर स्विच करेंगे एज अ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको देख लो। अब इसको मैं रब कर रहा हूं, रब कर दिया। देखो, ध्यान से देखो इस शख्स को। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, वो सही सा बनाना, ठीक है, वो ठीक सा बनाना। ठीक है, प्रोकैरियोटिक हम एक लाइन में लिखेंगे शॉर्ट भाषा में, अपनी फिर लिख लेना बना के। ठीक है, फिर तो बना लोगे। तो वो सेल जिसमें
न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर देयर, ओके, ठीक है। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर देयर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब न्यूक्लियस ही नहीं पाया जा रहा तो इनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। दूसरा पॉइंट शॉर्ट भाषा के रूप में अभी पढ़ेंगे दोबारा और उसको डिटेल में जो एनसीईआरटी में दिया है। ये इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर कोई पूछ ले तो ये बता देंगे, पूरा थोड़ा बताएंगे जो एनसीईआरटी में दिया है, थोड़ा थोड़ा बताएंगे ना। तो जब न्यूक्लियस ही नहीं पाया जा रहा, जब न्यूक्लियस ही नहीं पाया जा रहा है इनमें, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। तो हम लिख लेंगे द जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? डीएनए, याद रखना, ठीक है। इसको मैं सोच रहा हूँ ब्लैक से लिख दूँ ना, अच्छा दिखेगा ये फिर, डीएनए, अब अच्छा दिख रहा है। तो द जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म, लिख लिख के आज इसलिए पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो द जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म, तो इनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। 2 पॉइंट हो गए। अब मैं तीसरा लिखूंगा, इतना देख लो पहले, यहां लिख भी सकते हैं कि न्यूक्लियस एब्सेंट, एक लाइन में, ठीक है। बात घूम फिर के वही आ रही है, न्यूक्लियस एब्सेंट वाली, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ओके। तो इतना देख लो। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है इनमें? इनमें तीसरा पॉइंट ये है कि इनमें कोई सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता। ऐसे समझा दो पहले, देखो, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है ना, यूकैरियोटिक, जो आज की मतलब हमारी सेल्स हैं, ह्यूमंस की, एनिमल्स की, प्लांट्स की, प्रोटिस्टा की, फंजाई की, जो इनकी सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक है। अब यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है ना, उनमें सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, इसलिए उनको बोल देते हैं हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। जो ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं उनको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। आया समझ में? तो तीसरा पॉइंट यही है इनका कि इनमें साइटोप्लाज्मिक, नो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स फाउंड, ठीक है, ऐसे लिख दो, नो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स आर देयर या प्रेजेंट, ठीक है। नो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्मिक यानी कि साइटोप्लाज्म में जो उपस्थित होते हैं ना वो वाले, ठीक है। कौन कौन से? लाइक, कौन कौन से उपस्थित नहीं होते? लाइक गोल्जी बॉडी, वो ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला, दूसरा गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये मार्कर ठीक नहीं चल रहा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तीसरा क्या था भाई? लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम्स। चौथा वैक्यूल, वैक्यूल्स या वैक्यूल, सॉरी एक ही लिख दो, ठीक है, ठीक है। एक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और एक और लिख लो माइक्रो बॉडी। एनसीईआरटी में ये 6 दिए हैं ना, इसलिए मैं लिख रहा हूं माइक्रो बॉडीज, ठीक है। ये 6-7 ऑर्गेनल्स हैं जो नहीं पाए जाते, वैसे तो बहुत सारे जो नहीं पाए जाते, बस एनसीईआरटी ने इनका जिक्र किया है पैराग्राफ में, इसलिए पहले ये लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो नो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, कोई इसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, जैसे ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो 2 प्रकार के होते हैं, ईआर 2 प्रकार के होते हैं, आरईआर और एसईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोबॉडीज, ये नहीं पाए जाते इनमें। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब हम चौथा पॉइंट देखते हैं, 3-4 पॉइंट देखना है, 4-5, फिर हम बैक्टीरिया पर पढ़ेंगे एज अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे बैक्टीरिया के रूप में, ठीक है। सॉरी,
ठीक है, मार्कर ब्लू वाला। चौथा पॉइंट पहले ऐसे ही बता दूं ना मैं, उसके बाद देखते हैं। देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ना, उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, ऑर्गेनल होता है वो, बट वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। तो ऑर्गेनल तो पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। कोई पूछे ना कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनल पाए जाते हैं, कि हाँ एक पाया जाता है जिसका नाम है राइबोसोम, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो हम लिखेंगे कि राइबोसोम तो पाए जाते हैं इनमें, ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट। ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट। राइबोसोम की क्या विशेषता है, राइबोसोम की क्या विशेषता है कि ये नॉन मेम्ब्रेनस है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, और ये सभी सेल्स में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में भी अगर ये पाया जा रहा है तो नॉन मेम्ब्रेन वाला ही पाया जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा कि राइबोसोम कौन सा पाया जाएगा इनमें, 70S, 70S, ठीक है, 70S, 70S राइबोसोम पाया जाता है किन में, प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाया जाता है, जो कि नॉन मेम्ब्रेन वाला ही होता है, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। और ये राइबोसोम जो होता है ना, सभी सेल्स में पाया जाता है। राइबोसोम सब सेल्स में पाया जाता है, सब सेल्स का मतलब प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में भी, ठीक है। चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा पॉइंट देखते हैं इसके एग्जांपल्स, ठीक है, इतना देख लो, इतना देख लो, ठीक है। पांचवा पॉइंट इसका इधर ध्यान दो, ठीक है, इससे लिखते हैं रेड से। पांचवा पॉइंट देखो, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी ने दिए हैं, ठीक है, तो हम अभी देख रहे हैं इनके एग्जांपल्स पांचवा पॉइंट के रूप में। एग्जांपल्स, एग्जांपल्स देखो एनसीईआरटी ने कौन कौन से दिए हैं, ठीक है, कौन कौन से दिए हैं, 4 दिए हैं एनसीईआरटी ने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन कौन से एग्जांपल्स दिए एनसीईआरटी ने, पहला दिया है बैक्टीरिया, ग्रुप दे दिया पूरा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी 2 प्रकार के होते हैं ना ग्रुप में, आर्के बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। दूसरा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, और तीसरा कौन है, पीपीएलओ, पीपीएलओ, ठीक है, पीपीएलओ, पीपीएलओ, ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और लास्ट कौन सा दिया एनसीईआरटी ने, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया लिखा है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया को हम और क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, इतना इतना दिया है, ठीक है, समझ में आया। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स कौन कौन से दिए हैं एनसीईआरटी ने, एक बैक्टीरिया, दूसरा माइकोप्लाज्मा, तीसरा पीपीएलओ, चौथा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो हम जब प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, अभी प्रोकैरियोटिक सेल का मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर भी देखना जरूरी है, तभी तुम देख पाएंगे कि कौन से सेल सही है। तो मैं बैक्टीरिया का डायग्राम बनाऊंगा, तो यानी कि अगर हम बैक्टीरिया का पढ़ लेंगे डायग्राम, तो हम प्रोकैरियोटिक सेल को ही पढ़ लेंगे, ऐसा समझे। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, उसको देखेंगे, ठीक है, तो मैं रब कर देता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्तों देखो, ये बैक्टीरिया का डायग्राम मैंने बना लिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया के डायग्राम में हमें इसकी लेबलिंग करनी होगी, साथ ही साथ करते चलेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, जो कि है एक बैक्टीरिया, यानी अगर हम बैक्टीरिया को समझ लेंगे तो हम प्रोकैरियोटिक सेल को समझ लेंगे। देखो एक एक करके इसकी लेबलिंग करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से। देखो ये जो कवर दिख रहा है ना बैक्टीरिया के बाहर, प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर जो कवर दिख रहा है, इस कवर को हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, पहला पॉइंट, पहला स्ट्रक्चर ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सेल वॉल, ये तो सुना ही होगा, सेल वॉल, ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल, और पहले क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स। तीसरा देखो, तीसरा ये जो दिख रहा है, ये है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और ये चौथा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है फ्लैजिला। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं फ्लैजिला, यहां लिख रहे हैं, यहाँ फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये इसको मिला के फ्लैजिला बोलते हैं। फ्लैजिला के भी 3 पार्ट है, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट,
समझ में आया? अब पांचवा देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जैसे मान लीजिए एक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है ये, तो इसमें ना एक धागेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे धागेनुमा क्यों होते हैं ये? जैसे मान लो कोई होस्ट सेल है, कोई सेल है जिसपे इन्फेक्शन करना है बैक्टीरिया को, तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, इसकी मदद से ही चिपकते हैं ऐसे, है ना, इन स्ट्रक्चर की वजह से ही। तो इनको क्या बोलते हैं? फिम्ब्रियाई। इनको कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं, फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई इनको बोलते हैं फिम्ब्रियाई। कौन सा? पांचवा पॉइंट, ठीक है। एक ये है, इनको बोलते हैं पिलाई, पिलाई, ठीक है, पिलाई। अब इसका क्या रोल है? इसका रोल मैं बताता हूं। जैसे मान लो बैक्टीरिया में जब रिप्रोडक्शन होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब बैक्टीरिया में होता है, तो ये स्ट्रक्चर्स हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? ये प्लाज्मिड को पहुंचा देते हैं दूसरे बैक्टीरिया में। जैसे मान लो एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है, अब इस बैक्टीरिया से हमें अपना जेनेटिक मटेरियल को इस बैक्टीरिया में पहुंचाना है। तो जैसे मान लो यहाँ पर वो है पिलाई, तो पिलाई क्या करते हैं? इस तरीके से ये जुड़ा देंगे, जोड़ देंगे दो बैक्टीरिया को, ठीक है, दो बैक्टीरिया को जोड़ देंगे और कनेक्शन बनाते हैं, तो यहाँ का बैक्टीरिया यहाँ में पहुंच जाएगा इसके थ्रू। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये पिलाई हेल्प करते हैं। आया समझ में? ठीक है। अब हम देखते हैं ये राइबोसोम। ठीक है। अब ये जेनेटिक मटेरियल होता है इनका, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बना दिया ये मैंने? न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लाज्मिड, 9 पॉइंट प्लाज्मिड, ठीक है। इसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी, ये 11 पॉइंट, इसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। अब बात सुनो, इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? अभी ऐसे बता रहा हूँ, आगे डिटेल में पढ़ना है हमें इसको। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये स्पेशल टाइप की बॉडी पाई जाती है जो नॉन मेम्ब्रेनस होती है, इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अब ये क्यों पाई जाती है? ये इसलिए पाई जाती है, जैसे मान लो बैक्टीरिया में कोई खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन वगैरह, फूड रिजर्व करना है, तो इन बॉडी के रूप में रिजर्व होता है। बस इतना समझ लो, ठीक है। 11 पॉइंट हो गए। 12वां यह है मीजोजोम। मीजोजोम एक एक करके पढ़ेंगे अभी, ठीक है, आगे वीडियोस में। इसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। अब क्या हुआ? ये क्या है अभी बताता हूँ आपको। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, ठीक है, क्रोमेटोफोर, स्पेलिंग देख लेना, क्रोमेटोफोर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 11, 12, 13वां पॉइंट। ये 13 स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरिया के सेल में, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में। एक टिपिकल बैक्टीरिया का हमने स्ट्रक्चर बनाया। ये साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, सभी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। अब ये बैक्टीरिया में मिल रहा है, कौन से में? साइनोबैक्टीरिया में, इसलिए यहाँ हमने बना दिया। तो अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम पूछे तो ये छाप देना पूरा, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं इसमें, ठीक है। क्या? इनको देखो, ग्लाइकोकैलिक्स पहला यहां से उठाते हैं। देखो इन तीनों लेयर को, 1 2 3, इन तीनों लेयर को मिलाकर के हम सेल एनवेलप बोलते हैं। देखो ध्यान से सुनो, कौन कौन से रंग है? ठीक है, पहला है ये है, क्या है ये, ठीक है, ऐसे है ना। हाँ, तो देखो जैसे मान लो ये तीन वो हैं लेयर्स, 3 लेयर्स हैं ये, है ना, 3 लेयर्स हैं, 1 2 3। इन तीनों, ये तीनों मिल गई और मिल करके एक फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। कौन सा? सपोर्ट का और एक तरीके से बाउंड्री का, ठीक है, प्रोटेक्शन का कार्य कर रही है। ये तीनों मिलकर के एक लेयर बना ली और एक प्रोटेक्शन का कार्य कर रही है। पहली लेयर को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, जो कैप्सूल होता है, ठीक है। दूसरी होती है सेल वॉल, तीसरी होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? फोल्ड होकर के 2 स्ट्रक्चर को बनाती है, एक मीसोसोम और एक क्रोमेटोफोर। ये फोटोसिंथेसिस में काम आता है साइनोबैक्टीरिया में, मीसोसोम रेस्पिरेशन में काम आता है सभी बैक्टीरिया में। ये तो सब में पाया जाता है मोस्टली, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स ये क्या है। ग्लाइकोकैलिक्स, इसका नाम में इसका आंसर है। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और कैलिक्स का मतलब होता है कवरिंग, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की कवरिंग है ये, बस। सेल वॉल क्या है? केमिकली बहुत कॉम्प्लेक्स है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन, वो नहीं देख रहे अभी। तो सेल वॉल का कार्य देख लो। सेल वॉल का कार्य है ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब प्रोटेक्शन का क्या मतलब? अगर मान लो बाहर से कुछ आगे एकदम से लगा बैक्टीरिया पर, प्लांट्स के सेल पर, तो सेल वॉल बचा लेगी, क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ये मोटा स्ट्रक्चर होता है, हार्ड, ठीक है, ठीक है। तो सेल वॉल के कार्य है कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है और शेप प्रोवाइड करती है, शेप बना देती है ये। सेल मेम्ब्रेन का ये कार्य है कि ये फोल्ड होकर के ये स्ट्रक्चर बना देती है और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक पार्टिकल का अंदर आना, दूसरे का बाहर जाना, ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अब 14 है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है? मूवमेंट प्रदान करती है। मान लो ए पॉइंट ये है और
बी पॉइंट ये है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हमें बैक्टीरिया को लेके जाना है, तो अगर इसमें फ्लैजिला होगी तो मूव करके खुद चले जाएगा। समझ में आया? ये हमारे स्पर्म में भी पाई जाती है फ्लैजिला, ऐसे करके जो याद है ना उसको। ठीक है, अब चौथा पॉइंट, पांचवा कौन सा था? फिमरियाई, ये मैंने बता दिया कि बैक्टीरिया इसकी स्ट्रक्चर से चिपकता है। छठा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आती है प्लाई। सातवां, राइबोसोम। 70 प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, आठवां, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आठवां और नौवां, ये ध्यान से सुनो। न्यूक्लियोइड, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना प्रोकैरियोटिक सेल्स का, उसको डीएनए बोलते हैं। और डीएनए जिस रीजन में पाया जाएगा, मान लो इस रीजन में पाया जा रहा है, तो उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। समझ में आया? उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, और ये डीएनए होता है। तो न्यूक्लियोइड को सिंपल भाषा में यही बोल देते हैं कि न्यूक्लियोइड ही डीएनए है, जैसे न्यूक्लियस होता है ना वैसे, कि न्यूक्लियोइड ही डीएनए है। जबकि न्यूक्लियोइड, अगर न्यूक्लियोइड देखे ना, ठीक है, वो क्या है, रीजन है, लेकिन भाषा में हम न्यूक्लियोइड और डीएनए की मान लेते हैं कि हाँ, कि जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है ना, उसका न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। आया समझ में? तो न्यूक्लियोइड क्या है? इनका जेनेटिक मटेरियल होता है जो डबल स्ट्रैंड होता है, यानी कि डबल स्ट्रैंड वाला, एक स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड जुड़े होते हैं ये, और दूसरा सर्कुलर, यानी कि ये ऐसा होता है गोल गोल, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। आया समझ में? तो ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इनके अलावा, ये तो मेन होता है, मेन क्रोमोसोमल डीएनए, ये तो मेन है। मेन के अलावा कुछ सर्कुलर डीएनए और पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। अब जब ये पाया जा रहा है, तो दूसरा डीएनए क्यों पाया जा रहा है? ध्यान से सुनो। ये तो क्या करते हैं, इनमें मेन जीन पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन सी प्रोसेस होगी वो ये कंट्रोल करता है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर चाहिए होता है बैक्टीरिया को, ठीक है, उसके लिए ये पाए जाते हैं। अब एक्स्ट्रा कैरेक्टर क्या? जैसे मान लो एक्स्ट्रा फिनोटाइपिक कैरेक्टर। जब बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना, तो क्या ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है, और वो बैक्टीरिया की, इन प्लाज्मिड की वजह से ही बनता है उस दौरान। ठीक है, बस इतना समझ लो कि ये एक्स्ट्रा फिनोटॉपिक कैरेक्टर को देता है। ठीक है, इट गिव्स एक्स्ट्रा फिनोटॉपिक कैरेक्टर्स। समझ में आया? सर्कुलर होता है ये भी, डबल स्टैंडर्ड होता है ये भी। समझ में आया? आगे पढ़ेंगे क्या करके। फिर इंक्लूजन बॉडी, मैंने बताया रिजर्व मटेरियल के रूप में बॉडी स्टोर हो जाती है, जिनको इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। फिर मेसोसोम, मेसोसोम रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है अंदर की ओर। ठीक है, और ये फ्लैजिला जो होता है ना, एक्सटेंशन होता है, सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड करके ना एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको फ्लैजिला बोलते हैं। तो फ्लैजिला को अगर डिफाइन करें क्या कहेंगे, कि इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिलिटी ऑफ सेल। ठीक है, अब क्रोमेटोफोर, ठीक है, क्रोमेटोफोर, ठीक है, क्रोमेटोफोर जो होता है ना, वो उस पर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए वाले वो पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये हमने स्ट्रक्चर देखा। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको मैं रब करने के बाद क्या स्टार्ट करूंगा। ये हमने पहले स्ट्रक्चर देख लिया प्रोकैरियोटिक सेल का, पहले इंट्रोडक्शन देखा, अब स्ट्रक्चर देख लिया। अब जो एनसीईआरटी में पॉइंट्स दिए होंगे ना, एक एक करके वो देख लेंगे। समझ में आया? ठीक है, अब इसको मैं रब कर रहा हूँ। देखो रब करने के बाद ही डायरेक्ट देखो भाई, हमें ना अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, कुछ क्या बहुत सारे हैं। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। या ऐसे करता हूँ, मैं पहले लिख देता हूँ, फिर ऐसे पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो मैंने इसके पॉइंट्स लिख दिए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे ना वो लिख दिए मैंने। देखो पहला पॉइंट क्या है, कि इनमें नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल लाइक न्यूक्लियस पाया जाता है, कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता इनमें। तो न्यूक्लियस क्या होता है इनमें? एब्सेंट। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, न्यूक्लियस, कोई में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, कि इनमें अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है, कुछ अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, और भी हैं। ठीक है, और भी हैं, ठीक है, और भी हैं। तो वो जो ऑर्गेनल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं इनमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। तो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, जबकि यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, कि अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आल्सो एब्सेंट। ठीक है, इनमें साथ ही साथ अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इनमें, न्यूक्लियस भी क्या होता है इनमें? एब्सेंट। वैसे ही अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं। तीसरा पॉइंट, जब इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो इनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल इज इन साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म में उपस्थित है, तो कहने का मतलब यह है कि जो डीएनए है, जो डीएनए है वो नो मेम्ब्रेन अराउंड इट, यानी कि डीएनए के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये नहीं है कि डीएनए के पास मेम्ब्रेन है। जैसे मान लो ये डीएनए है, कैसे समझाऊं, जैसे मान लो ये डीएनए है
और इसके चारों ओर मेम्ब्रेन आ गई, तो ये डीएनए मेम्ब्रेन के चारों ओर उपस्थित है न्यूक्लियस में, तो कहते हैं यूकैरियोटिक। तो अगर ये मेम्ब्रेन ही ना हो तो ये साइटोप्लाज्म में ऐसे पड़ा रहेगा, तो उसको बोल देंगे प्रोकैरियोटिक। समझ में आया? तो इनमें डीएनए के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती। ठीक है, समझ में आया? चौथा पॉइंट, दे आर स्मॉलर, वे बहुत छोटे होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं ना कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। कितने छोटे? 1 माइक्रोमीटर, इतने छोटे। और मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी है ना अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर होता है, जल्दी जल्दी रैपिडली एकदम बाइनरी फिजन करके रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। ठीक है, समझ में? चौथा पॉइंट क्या था? स्मॉल होते हैं और रैपिडली क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, रिप्रोडक्शन करते हैं। और ये वेरी करते हैं, ठीक है, ग्रेटली इन शेप एंड साइज। इनका शेप और साइज बदलता रहता है। मान लो कोई बैक्टीरिया है, उसका शेप अलग है, कोई बैक्टीरिया उसका साइज अलग है, तो ये शेप और साइज इनका बदलता रहता है। ये 5 पॉइंट हो गए। अगले और पॉइंट से जो लिखने हैं मुझे यहाँ तक देख लो। ठीक है, अब मैं अगले लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ तो भाई लिख दिया मैंने, बाकी जो पॉइंट्स थे वो लिख दिया मैंने। देखो छठा पॉइंट देखो कि ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल, कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ना, जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है पृथ्वी पर, उन सब में सेल वॉल पाई जाती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है या एक ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। समझ में आया? तो सब में सेल वॉल होती है, इसको छोड़ करके। सातवां पॉइंट कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना इनका, प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेक्ड होता है। नेक्ड का मतलब उसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। नेक्ड का ये मतलब है, नेक्ड, कि नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड इट। तो नो मेम्ब्रेन अराउंड इट, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड इट, नेक्ड होता है इनका जेनेटिक मटेरियल। यानी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जैसे यूकैरियोटिक में पाई जाती है। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, अब जेनेटिक मटेरियल को इनको जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। जीनोमिक डीएनए का मतलब जीन जिस पर पाई जाएंगी बहुत सारी। तो जीनोमिक डीएनए इनका सर्कुलर होता है, और उस सर्कुलर डीएनए को ही सिंगल क्रोमोसोम बोल देते हैं। क्योंकि जो जीनोमिक डीएनए होता है ना बैक्टीरिया का, जो मैं गोल गोल करके बनाया था रेड मार्कर से, वो एक ही पाया जाता है उनमें, गोल गोल, इसलिए उसको बोलते हैं सिंगल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नहीं होता इनमें, बस उसको ही क्रोमोसोम बोल देते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कि सिंगल क्रोमोसोम, जो कि सर्कुलर होता है। प्लाज्मिड देखो, इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए की साथ साथ प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है इनमें। अब प्लाज्मिड क्या होता है? मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉलर डीएनए, स्मॉलर डीएनए होता है इनमें। कुछ बैक्टीरिया में स्मॉलर डीएनए होता है जो कि सर्कुलर होता है, उस सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड बोल देते हैं। इस तरीके से होता है ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से होता है ये प्लाज्मिड। ठीक है, सर्कुलर और स्मॉल, ठीक है, साथ साथ पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ पाया जाता है। ये मैंने डायग्राम में बता चुका, बस लिख दिया इसको। ठीक है, नवा पॉइंट, प्लाज्मिड गिव फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स देता है ये प्लाज्मिड। अगर उस किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाया जा रहा है, देखो जेनेटिक मटेरियल तो सब में पाया जाएगा, लेकिन प्लाज्मिड कुछ बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। तो जिन बैक्टीरिया में पाया जाएगा नहीं, उनमें फिनोटाइपिक कैरेक्टर दे देगा। अब फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या होता है? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल फिनोटाइपिक कैरेक्टर। और जीनोटाइपिक क्या होता है? जीनोटाइपिक वो जीन वाले। समझ में? तो प्लाज्मिड फिनोटाइपिक कैरेक्टर दे देता है। अब एक एनसीईआरटी ने फिनोटाइपिक कैरेक्टर का एग्जांपल लिखा है कि जिन बैक्टीरिया में ये पाया जाएगा ना, जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाया जाएगा, तो उनमें क्या होगा कि वो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब अगर किसी ने एंटीबायोटिक डाल दी तो वो मरेंगे नहीं, खैर वो अलग है। तो 70 राइबोसोम पाए जाते हैं इनमें। ये पॉइंट्स हो गए आपके कंप्लीट। एक दो पॉइंट्स और है और एग्जांपल्स हैं, वो लिख दूं, उसके बाद कंप्लीट होगी वीडियो, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, देखते हैं। हाँ तो भाई एक दो पॉइंट्स रह गए थे जो मैंने लिख दिए हैं, इनको और देख लेंगे, फिर ये फिनिश हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल का जो था ना इंट्रोडक्शन, वो फिनिश हो जाएगा। इंट्रोडक्शन क्यों बोला है मैंने? क्योंकि अभी प्रोकैरियोटिक सेल्स को ना अभी हमें एक एक करके पढ़ना है। जो इसके ऑर्गेनल्स है ना, जो भी बैक्टीरिया में जो भी पाया जा रहा था, जो बनाया था, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तब फिनिश होएगा ये। तो देखो 11 पॉइंट है, इनमें इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है। अब इंक्लूजन बॉडी केवल इनमें ही पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। इसलिए इनकी विशेषता है, ये यूनिक कैरेक्टर है ये प्रोकैरियोटिक सेल का, कि इंक्लूजन बॉडी का पाया जाना यूनिक कैरेक्टर होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। ठीक है, तो इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट। अब इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? ये मेम्ब्रेनस होती है, नॉन मेम्ब्रेनस रिजर्व मटेरियल। ठीक है, ये ऐसी बॉडी होती है जो मेम्ब्रेन की बनी नहीं होती, रिजर्व मटेरियल है ये। रिजर्व मटेरियल मतलब जो मटेरियल रिजर्व करना है ना बैक्टीरिया को, वो इंक्लूजन बॉडी के रूप में करके रखता है। और वो बॉडी क्या होती है? नॉन मेम्ब्रेनस, यानी कि उनमें कोई बॉडी मेम्ब्रेन नहीं होती। और ये यूनिक कैरेक्टर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। ये लिख के देख पड़ेंगे, यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर हम आते हैं 12वें पॉइंट पर। देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेसोसोम और क्रोमेटोफोर भी पाया जाता है। क्रोमेटोफोर वही स्ट्रक्चर जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है,
कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन के लिए, ये, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसको क्या बोलते हैं, ये फोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये दोनों स्ट्रक्चर फोल्डिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ऐसी है तो ये ऐसे फोल्ड हो जाएगी, तो ये फोल्डिंग ही स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको मेसोसोम और क्रोमेटोफोर बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये रेस्पिरेशन करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, लिख दूं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और माइकोप्लाज्मा, ये एग्जांपल्स है, ठीक है। अब उसमें सॉरी बहक गया था मैं, एनसीईआरटी में साइज दिया है टिपिकल बैक्टीरिया का, एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। अब माइक्रोमीटर क्या है, 1 माइक्रोमीटर, इधर देख लो, 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 की घात -6 मीटर, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10 की घात -6 मीटर, और 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की घात -9 मीटर, ठीक है, 10 टू द पावर -9 मीटर। ये तो पता होगा कि 1 माइक्रोमीटर 10 की घात -6 मीटर, और 1 नैनोमीटर 10 की घात -9 मीटर, ये और बताना था मुझे। और पीपीएलओ का साइज जो दिया एनसीईआरटी ने वो 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, ये बस यहीं तक रखेंगे, लंबी वीडियो हो गई, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।